सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में। जो समझौतावादी विचारकों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें तीन विचारक आते हैं, होब्स, लॉक और रूसो। होब्स के बारे में हम बात करते हैं 1588 से 1679 यानी 79। होब्स का जीवन वृत्तांत पहले पढ़ते हैं हम। तो होब्स का जन्म 15 अप्रैल 1588 में माम्सबरी में हुआ था। यह वर्ष इंग्लैंड के तट पर स्पेन के आर्मेडा के आक्रमण के भय का वर्ष था। जो 1588 था वो इंग्लैंड के तट पर स्पेन के आर्मोडा के आक्रमण के भय का वर्ष था। होब्स की माता इस आक्रमण से इतनी भयभीत थी कि उसने समय से पूर्व ही अपने बच्चे को जन्म दे दिया। होब्स का कथन था कि उसका और भय का जन्म जुड़वा बच्चों की तरह हुआ। कारण क्या था कि उस समय के जो आक्रमण था उसके भय के कारण होब्स का जन्म समय से पहले हो गया था। अराजकता तथा अनिश्चितता और उथल पुथल का वह समय था। होब्स ने कुछ एक रचनाएं की, जिनमें राजनीति शास्त्र में उन्होंने डी सीवे और लेवियाथन लिखा। बौद्धिक जगत में उन्होंने गणित और बौद्धिक विषयों के बारे में लिखा। इतिहास, कानून और साहित्य पर लिखे गए निबंध के कारण भी ये फेमस है। 1640 में एलिमेंट्स ऑफ लॉ, 1642 में डी सीवे, 1651 में लेवियाथन, यानी इनका समय ही है। 1654 और 1658 में डी कॉर्पोरे और डी होमिनी नामक ग्रंथों का भी प्रकाशन उन्होंने किया। होमर की इलियाड और ओडिसी का अंग्रेजी अनुवाद भी होब्स ने किया। अब जो होब्स था उसके ऊपर किन किन का प्रभाव पड़ा, किन विचारों का प्रभाव पड़ा। चूँकि यूरोप के वैज्ञानिक वातावरण का उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने भौतिकी एवं यांत्रिकी का प्रभाव उनके ऊपर है, ज्यामिति का प्रभाव भी उन पर है, और इंग्लैंड का जो उस समय का गृह युद्ध था उसके भी प्रभाव होब्स पर पड़ा। तो इस कारण से उनके ऊपर भौतिकी एवं यांत्रिकी, ज्यामिति का प्रभाव और इंग्लैंड के गृह युद्ध का प्रभाव पड़ने के कारण उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में इन सब का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। उनके ऊपर आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव भी पड़ा कि उस समय की जो भी परिस्थितियाँ थी, आर्थिक कैसा युग था, मध्यम वर्ग और प्रतिनिधि विचारक हैं, शांति की आवश्यकता वो महसूस करते हैं, लेकिन वो आर्थिक व्यापार आदि के भी शांति के वातावरण में संभव बना पाते हैं। तो उनका जो प्रभाव था वो भौतिकी एवं यांत्रिकी यानी साइंस का प्रभाव भी उन पड़ा, और उस समय के गृह युद्ध की जो स्थिति थी उसका भी प्रभाव उनके विचारों पर पड़ता है। आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव भी उनके ऊपर पड़ता है। उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, आर्थिक व्यवस्थाएं, उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। होब्स का जो राजनीतिक दर्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है मानव स्वभाव। चूँकि जो भी ये तीनों विचारक हैं उनका मानव स्वभाव, इनका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मानव स्वभाव, राजनीतिक दर्शन, समझौता इत्यादि पर हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। तो इनका हम पहले मानव स्वभाव देखते हैं होब्स का। होब्स का मानव अहमवादी, व्यक्तिवादी एवं आत्मरक्षण प्रकृति का था। लेवियाथन का जो 11वां अध्याय है उसमें मानव प्रकृति का वर्णन किया गया है कि मानव की प्रकृति कैसी थी। होब्स भौतिक विज्ञान की गति सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। मानव गतिशील परमाणुओं का सम्मिलित रूप है और जीवन भी अंततः गति ही है तथा मृत्यु हर गति की समाप्ति है। मानव के प्रत्येक व्यवहार के मूल में आत्मरक्षा का सिद्धांत होता है। जीवन रक्षा के उद्देश्य से हर मानव स्वार्थी व अहमवादी हो जाता है और वह अपने सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रगतिशील रहता है। अपने निकटतम प्रयोजनों के लिए इच्छा व्यक्त कर इच्छा की पूर्ति दूसरी इच्छा का कारण बन जाती है और यह क्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है। होब्स के अनुसार जो पदार्थ आत्मरक्षण में सहायक होते हैं उनकी ओर सब आकर्षित होते हैं और उनकी सब इच्छा करते हैं, और जो आत्मरक्षण में बाधक होते हैं उनसे विकर्षित होते हैं। होब्स के अनुसार उनका मानव क्रोध, लोलुपता, स्पर्धा, हर्ष, सहानुभूति, नम्रता, शौर्य, आनंद इत्यादि सब प्रवृत्तियाँ इन्हीं दो भावनाओं के द्वारा प्रवर्तित होती है, आत्मरक्षा की भावनाओं के बारे में।
ये सब मानव के स्वार्थ या अहम की सिद्धि के विभिन्न रूप हैं। दूसरा है उद्देश्य एवं क्षमताओं की समानता। हर मानव अहमवादी है, स्वकेंद्रित है। उद्देश्य भी उसका आत्मरक्षण है, अपना सम्मान प्राप्त करना है। अपनी क्षमताओं शारीरिक और मानसिक भी लगभग उसमें समान होती है। मानव की इस आधारभूत समानता के विषय में हॉब्स के प्रमाण के लिए इस तथ्य को प्रस्तुत करता है कि हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को मारने की क्षमता रखता है, अर्थात सभी प्रत्येक मनुष्यों में उद्देश्य एवं क्षमताओं की समानता पाई जाती है। तीसरा है शक्ति द्वारा आत्मरक्षण। जब कोई मानव दूसरे मानव पर आक्रमण करता है, जो जिस पर आक्रमण किया जाता है वह अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ कर सकता है, हमला कर सकता है। तो इसमें यह होता है कि मैं मेरे जीवन की रक्षा के लिए हमला कर सकता हूँ। चौथा है प्राकृतिक अवस्था, अर्थात जो उस समय की स्थिति थी, जो मनुष्य रहते थे, उनको कैसे क्या थी। ऐतिहासिक या परिकल्पनात्मक, हॉब्स के लिए परिकल्पनात्मक विश्लेषण है, यानी ये कल्पना करता है कि ऐसी ऐसी स्थिति रही होगी और उसके द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्रशासन या सरकार के अभाव में मानव का जीवन कैसा था, ऐसा असभ्य, भयमुक्त और अवांछनीय है। अतः जीवन की प्रगति व सभ्यता के लिए राज्य अपरिहार्य है। तो प्राकृतिक अवस्था एक ऐतिहासिक और काल्पनिक है। पांचवा है पूर्ण अराजकता एवं युद्ध की दशा। हॉब्स की प्राकृतिक दशा राज्य विहीन एवं समाज विहीन है, अर्थात उस समय राज्य की स्थिति नहीं थी, क्योंकि ये मानते हैं कि समझौता के बाद ही राज्य बना है। यह युद्ध की स्थिति जिसमें प्रत्येक एक दूसरे का शत्रु था। ये यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शासन नहीं था, विधि नहीं थी। मानव का जीवन असुरक्षित था और छोटा था और इनमें संघर्ष हमेशा चलते रहते थे। सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हॉब्स ने लिखा है कि मानव एकाकी, दीन, मलिन, जंगली और अल्प है। तो आपको 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकती है, हॉब्स का मानव कैसा था? तो एकाकी, दीन, मलिन, जंगली और अल्प था। मानव इस दशा में निरंतर हिंसक मृत्यु के भय से भयभीत रहता है, यानी उसको ये डर सताया रहता है कि मैं कभी भी मारा जा सकता हूँ, और इसलिए निरंतर वह भी खुद भी शक्ति प्राप्त करने में लगा रहता है। लियोस्ट्रॉस कहते हैं कि हॉब्स का मानव मृत्यु के भय से भयभीत नहीं है, वरन हिंसक मृत्यु के भय से भयभीत है। यानी सामान्य मृत्यु आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वो दूसरा हिंसा करके मारे तब उससे उसे भय लगता है। मृत्यु का भय विरक्ति मूलक दृष्टिकोण को जन्म देता है, जबकि हिंसक मृत्यु का भय शक्ति संचय को अपरिहार्य बनाता है। प्राकृतिक दशा में कोई कानून नहीं और कोई नैतिकता नहीं, कोई न्याय नहीं, क्योंकि उनके सार्थक बनाने के लिए कोई केंद्रीय बाध्यकारी शक्ति भी नहीं है। अब आवेश और विवेक। मानव स्वभाव और प्राकृतिक दशा के चित्रण से हमें पता चलता है कि जो मनोवेगों और भावनाओं का दास है वह इस बर्बर स्थिति से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि मानव के मनोवेगों के साथ साथ विवेक भी है, और प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक कानून विद्यमान है, जिन्हें मानव विवेक के माध्यम से जाना जा सकता है। विवेक और प्राकृतिक कानून के द्वारा ही व्यक्ति प्राकृतिक दशा से निकलकर समाज की दशा में शामिल होता है। हॉब्स बताता है कि उसका विवेक ही उसमें हिंसक मृत्यु के भय से शांति की ओर अग्रसर होने की इच्छा पैदा करता है। विवेक व्यक्ति को केवल ये बोध कराता है कि असुरक्षा और हिंसक मृत्यु के भय का कारण युद्ध की स्थिति है, इसलिए सुरक्षा के लिए एक आवश्यक शर्त है। विवेक व्यक्ति को केवल यह बोध कराता है कि असुरक्षा और हिंसक मृत्यु के भय का कारण युद्ध की स्थिति है, इसलिए सुरक्षा के लिए शांति एक आवश्यक शर्त है। शांति तभी स्थापित हो सकती है जब व्यक्ति अपने मनोवेगों पर और नियंत्रण रखे। हॉब्स के मानव में हिंसक मृत्यु के भय से भी बुद्धि और संयम रखने की योग्यता है, परंतु जब तक उसने मनोवेगों और भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए कोई बाध्य शक्ति नहीं होगी तब तक सत्ता और यश की इच्छाएं उन्होंने अपने वचनों को तोड़ने के लिए लालायित करती रहेंगी। ये तो होगी मानव स्वभाव के बारे में बातें। प्राकृतिक कानून हॉब्स के लिए कोई नैतिक या ईश्वरीय कानून नहीं, बल्कि ये तो ऐसा उपदेश या सामान्य नियम है जिसे विवेक द्वारा जाना जा सकता है और जो उन कार्यों को करने से निषेध करता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए विनाशकारी है। प्राकृतिक कानून का निवास मानव की अंतरात्मा में है, अतः प्राकृतिक अवस्था में भी विद्यमान है। यानी मानव जो प्राकृतिक कानून है वो उस अवस्था में थे और ये मनुष्य की अंतरात्मा में। हर मानव के पास विवेक है, इसलिए वह यह समझने की योग्यता रखता है कि प्राकृतिक कानून उसकी स्वयं की सुरक्षा में सहायक है।
किंतु इन्हें मानना या न मानना व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, जबकि कानून उस व्यक्ति के आदेश हैं जिनको दूसरों पर आदेशात्मक शक्ति प्राप्त है। कानूनों में बाध्यकारी शक्ति होती है, उन्हें न मानना दंडनीय अपराध होता है। होब्स प्राकृतिक कानूनों की संख्या 20 बताता है। प्रशांति, पारस्परिक सद्भाव और समझौते की अनुपालना संबंधी प्राकृतिक नियम प्रमुख है। विवेक व्यक्ति को यह बताता है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन नितांत असुरक्षित है, क्योंकि यह युद्ध की स्थिति है। इसलिए पहला प्राकृतिक नियम है कि व्यक्ति शांति स्थापना की चेष्टा करे। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों की पूर्ण स्वतंत्रता एवं निरपेक्ष अधिकार ही प्राकृतिक अवस्था को युद्ध की दशा बनाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ भी करने और कुछ भी प्राप्त करने की स्वतंत्रता होती है। दूसरा है प्राकृतिक नियम। प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापना एवं आत्मपरीक्षण के लिए दूसरे के विरुद्ध केवल उतनी स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त है या उनसे संतोष करना चाहिए जितने कि वह दूसरों के विरुद्ध देने को तैयार है। एक व्यक्ति की ऐसा करने की सार्थकता इसी शर्त पर है कि दूसरे लोग भी ऐसा करने के लिए तैयार हों। यह पारस्परिक सद्भाव और समझौते की स्थिति है। तीसरा नियम है, ये प्राकृतिक नियम चल रहे हैं कि परस्पर विश्वास की केवल वही हो सकता है जहाँ इस बात को निश्चित आश्वासन हो कि जो समझौते किए जाएंगे उनकी अनुपालना होगी। तो इस संदर्भ में होब्स का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि तलवार के बिना समझौते केवल शब्द हैं जो सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता नहीं रखते। इसलिए व्यक्ति के विवेकशील होने के बावजूद, उसमें प्राकृतिक नियमों का ज्ञान और समझदारी होने के बावजूद, उसमें समझौते के द्वारा अधिकारों का पारस्परिक नियमन अर्थहीन एवं प्रभावहीन है, क्योंकि व्यक्ति विवेक की नहीं शक्ति की भाषा को ही समझता है। इसलिए व्यक्तियों द्वारा समझौते की अनुपालना के लिए जरूरी है कि समझौते के द्वारा ही एक सर्वोच्च और निरंकुश सत्ता का निर्माण भी किया जाए। अब सामाजिक समझौता जो हॉब्स का था वो क्या था? हॉब्स के अनुसार इस समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति होती है। उसका समझौता सामाजिक है, राजनीतिक नहीं। अर्थात व्यक्ति का व्यक्ति के साथ समझौता है, संप्रभु का जनता के साथ नहीं। अर्थात राज्य का जनता के साथ नहीं, बल्कि आपस में समझौता व्यक्तियों में होता है। होब्स की धारणा है कि शांति और सुरक्षा जब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति एक दूसरे के भय के स्थान पर सामान्य सत्ता की भय को भयभीत न हो। अब समझौता क्या होता है इनके बीच में कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या कह रहा है कि मैं अपने आप को शासित करने का अधिकार इस व्यक्ति, जिसको कह रहा है इस व्यक्ति या इनके व्यक्तियों के समूह में, इस शर्त पर देता हूं कि ये भी अपने शासित होने के अधिकार सौंप देंगे। यह उस महान दैत्य, अथवा यदि हम अधिक सम्मान के शब्दों में कहें तो उस नश्वर प्रभु की उत्पत्ति है, जिसके प्रति हम अविनाशी प्रभु के अधीन अपनी शांति और सुरक्षा के लिए ऋणी हैं। लेवियथन तिमिंगल समुद्री राक्षस अर्थात हॉब्स पृथ्वी पर एक ऐसे शक्तिशाली नश्वर दैत्य का समर्थक था जिसे राज्य में एकमात्र शक्ति प्राप्त हो। उसकी शक्ति को पूर्ण और निरंकुश बनाने के लिए हॉब्स ने उसके एक हाथ में तलवार और दूसरे में धार्मिक डंडे को भी रखा। अधिकारों को पारस्परिक सत्ता हस्तांतरण एवं निरंकुश संप्रभु की स्थापना करता है। अधिकारों का पारस्परिक हस्तांतरण एवं निरंकुश संप्रभु की स्थापना, यह सामाजिक समझौता था, क्योंकि ये व्यक्ति का व्यक्ति से था। समझौते का परिणाम संप्रभु समझौते का परिणाम है, पक्ष नहीं है। समझौते के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकारों को पारस्परिक हस्तांतरण संप्रभु को करते हैं। समझौते की एकमात्र शर्त क्या है कि आप भी अपने अधिकार उसे सौंप दें और उसके सभी कार्यों को उसी प्रकार अधिकृत करें। व्यक्ति एक दूसरे पर लगाते हैं, संप्रभु पर नहीं। वह व्यक्ति या व्यक्ति समूह जिसे कि सब अपने अधिकार सौंप रहे हैं, जो कि संप्रभु हैं, वह अपने प्राकृतिक अधिकारों का किसी के प्रति समर्पण नहीं करता। अन्य व्यक्तियों पर उसे अभी भी पूर्ण अधिकार प्राप्त है। व्यक्ति के जीवन और संपत्ति पर उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त है। संप्रभु पर कोई शर्त नहीं लगाई गई, इसलिए भी उसकी शक्तियाँ असीमित हैं, क्योंकि हर व्यक्ति ने उसके सभी कार्यों को अधिकृत कर दिया है। अतः उसका विरोध भी नहीं किया जा सकता, उसे न्यायालय में भी दंडित नहीं किया जा सकता। अगला है
आत्मरक्षण का व्यक्तिगत अधिकार। व्यक्ति ने अपने आप को शासित करने का अधिकार संप्रभु को दे दिया। यद्यपि यह बहुत व्यापक अधिकार है, लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति स्वयं के पास रखता है। वस्तुतः आत्मरक्षा के लिए ही संप्रभु का निर्माण हुआ है। अतः यदि संप्रभु व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालता है तो व्यक्ति निजी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जैसा कि वह प्राकृतिक अवस्था में करता था। आत्मरक्षण का अधिकार आज भी हर राज्य अपने नागरिकों को देता है। संप्रभुता का प्रजातांत्रिक अधिकार। समझौता व्यक्तियों का स्वेच्छापूर्ण और विवेक सम्मत निर्णय। अतः संप्रभु की शक्ति चाहे कितनी भी निरंकुश हो, इसका आधार प्रजातांत्रिक और औचित्यपूर्ण है। बहुमत का निर्णय सर्वमान्य है। समझौते में यह अंतर्निहित है, यदि किसी व्यक्ति ने संप्रभु के विपक्ष में मत दिया हो तो भी उसके संप्रभु की आज्ञाओं का पालन करना होगा। अल्पमत के विरोध के अधिकार का हब्स के राज्य में कोई स्थान नहीं। अल्पमत विरोध नहीं कर सकता। समाज, राज्य एवं सरकार समानार्थी। समाज, राज्य और सरकार समानार्थी। समझौता वास्तविक होता है। समझौता आपसी सहमति से बढ़कर है। इसमें सभी व्यक्तियों का एकीकरण है। सब एक जगह हो जाते हैं। सब व्यक्तियों का व्यक्तित्व संप्रभु के व्यक्तित्व में निहित हो जाता है। यद्यपि जैविक सिद्धांत की एकता से ये बिल्कुल भिन्न है। हॉब्स राज्य, समाज और सरकार में कोई अंतर नहीं करता। तीनों का अस्तित्व संप्रभु के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है और संप्रभु के बहाव में व्यक्ति पुनः प्राकृतिक दशा में पहुंच जाते हैं। राज्य कृत्रिम एवं नकारात्मक। समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य का जन्म हुआ है, इसलिए राज्य मानव की सामाजिक प्रवृत्ति की स्वाभाविक परिणति नहीं है, जैसा कि अरस्तु ने बताया था। हॉब्स के अनुसार न तो राज्य स्वाभाविक संस्था है और न ही मानव सामाजिक प्राणी है। हॉब्स के अनुसार मानव स्वार्थी है, अहमवादी है और राज्य एक कृत्रिम संस्था है, जिसे व्यक्तियों ने अपने स्वार्थी एवं अहमवादी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। राज्य साधन, व्यक्ति की सुरक्षा साध्य है। राज्य व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बना है, इसलिए राज्य साधन हो गया और व्यक्ति की सुरक्षा साध्य हो गई। हॉब्स का राज्य शांति, व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित करता है, लोक कल्याण नहीं। हॉब्स का राज्य पुलिस राज्य है, नकारात्मक राज्य है। सामाजिक व आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करना इसका मुख्य कार्य है। हॉब्स का राज्य सर्वोच्च एवं निरंकुश है, किंतु सर्वाधिकारवादी नहीं। अपरिमित आज्ञा पालन। समझौते का एक पक्षकार राजा है ही नहीं, तो राजा क्यों माने? समझौता व्यक्ति के बीच हुआ है और राजा को बिना शर्त सब कुछ दे दिया है, अतः राजा पर प्रजा को दुखी करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। अतः समझौता प्रजा को राजा के विरुद्ध कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। अपितु वह तो उन्हें केवल राजा के प्रति आज्ञा पालन के बंधन से पूर्ण मुक्त करता है। आज्ञा पालन के अपवाद। अपनी आत्मरक्षा के लिए हॉब्स राजा की आज्ञा का अवज्ञा कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य संप्रभु शासक अपनी रक्षा के लिए ही तो बनाता है। मनुष्य राजा की आज्ञा की अवहेलना कर सकता है यदि राजा मनुष्य को शत्रु से लड़ने और अपना जीवन खतरे में डालने की बात करे। साथ ही संप्रभु शासक मनुष्य की सुरक्षा करने में भी असमर्थ हो जाए तो नए संप्रभु का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात शक्तिहीन वैधता का कोई स्थान नहीं है। अर्थात राज्य में अराजकता की स्थिति हमेशा बनी रहती है। संप्रभुता पर हॉब्स के विचार, हॉब्स के दर्शन। संप्रभुता पर हॉब्स के विचार। हॉब्स के दर्शन की प्रमुख विशेषता उसका संप्रभुता का सिद्धांत है। संप्रभुता राजनीतिक जीवन का आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में समाज, नागरिक समाज, व्यवस्था, कानून, न्याय, अन्याय, उचित अनुचित के कुछ नहीं हो सकता। संप्रभुता से हॉब्स वस्तुतः शक्ति और अंततः कानूनों के ऐसे स्रोतों को उत्पन्न करना चाहता है जिनकी शक्ति उस क्षेत्र में अविभाज्य, अविच्छेद्य, असीमित, स्थिर, अदेय और बंधनहीन हो। हॉब्स इसे शक्ति का एकमात्र स्रोत के साथ ही साथ कानूनों का भी एकमात्र स्रोत मानता है। हॉब्स प्रथम दार्शनिक है जिसने संप्रभुता पर किसी भी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अथवा दैवीय मर्यादाओं को स्वीकार नहीं किया है। राजनीतिक सत्ता को प्रतिष्ठित करने में यह क्रूसियस, बोधा एवं मैकियावेली सबसे आगे निकल जाता है। अब कानूनों के स्रोत यानी कानून कहाँ से पैदा होते हैं? संप्रभुता अर्थात समस्त प्रजाजन के लिए मान्य होंगे। मान्य होने वाले कानूनों को बनाने की शक्ति संप्रभुता को है।
बोधा ने इसका प्रतिपादन पहले ही कर दिया था। होब्स ने संप्रभुता पर लगाई गई सीमाओं को निरस्त किया और इसे सैद्धांतिक रूप से निरंकुश एवं निरपेक्ष बनाया। होब्स के अनुसार संप्रभु स्वयं कानूनों का स्रोत है और वही उसका एकमात्र व्याख्याता भी है, इसलिए वह स्वयं उसके अधीन नहीं हो सकता। होब्स के अनुसार प्रकृति के कानून सच्चे अर्थों में कानून नहीं है, वे बुद्धि के आदेशों हैं, उनके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। संप्रभु की शक्ति के ऊपर वे कोई बंधन नहीं लगा सकते। ईश्वर के कानून का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं है, क्योंकि वही उसका एकमात्र व्याख्याता है। व्यक्तिगत अंतःकरण उसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि कानून सार्वजनिक अंतःकरण है, उसकी आज्ञा मानने का व्यक्ति में वायदा किया है। नैतिकता का आधार, नैतिकता संप्रभुता पर लागू नहीं है। संप्रभु द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार जो भी है वह उचित और न्यायपूर्ण है, और उसके विरुद्ध जो भी है वह अनुचित अन्यायपूर्ण है। संपत्ति का सृष्टा, यह अधिकार केवल राज्य की उत्पत्ति के साथ संभव हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में तो मनुष्य के पास कुछ था ही नहीं। मनुष्य के पास जो कुछ था वह उसी का था। राज्य हित में वह इस संपत्ति के अधिकार को वापस ले सकता है। व्यक्तिवादी विचार, होब्स के दर्शन का मुख्य केंद्र व्यक्ति है। निरंकुशतावादी विचार भी व्यक्ति के परिणाम स्वरूप ही है। निरंकुश संप्रभु का निर्माण व्यक्ति ने अपनी संपत्ति और जीवन की सुरक्षा के लिए किया है। राज्य साध्य है, साधन नहीं। राज्य प्राकृतिक कृत्रिम संस्था है, प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं। राज्य का निर्माण समझौते का परिणाम है। शासक संप्रभु को शक्ति सौंपते हैं ताकि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। अतः राज्य का औचित्य तब ही है जब तक कि उद्देश्यों की प्राप्ति हो। अतः राज्य साधन है, साध्य नहीं। वह राज्य के माध्यम से व्यक्तियों को सुरक्षित करने की बात करता है। ऐसा नहीं होने की स्थिति में वह व्यक्ति का विरोध कर सकता है। अब होब्स के विचारों का मूल्यांकन करते हैं कि होब्स का तात्कालिक अनुयायी नहीं, राजतंत्रवादी उससे अप्रसन्न, क्योंकि उसे दैवीय सिद्धांत का समर्थन नहीं किया तथा राजतंत्र को वंश परंपरा के अनुसार नहीं माना। व्यवस्थापिका समर्थक अप्रसन्न, क्योंकि वह मर्यादित अनुदार राजतंत्र की प्रतिनिष्ठा थी। धर्माधिकारी विरोधी, धर्म विरोधी रखता है विचार, इसलिए वे क्षुब्ध थे। जनतंत्रवादी से अनैतिक और विचार भ्रष्ट मानते थे। व्यक्तिवादी इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं करता। तर्कवादी उसके विचारों में बौद्धिक आर्थिक क्षमता समझते थे। भौतिकवादी व्याख्या अपर्याप्त, वह क्या चीज़ है जो जीवित और मृत और मनुष्य और पशु बनाती है, क्योंकि प्रकृति में हर वस्तु द्रव्य पिंड है, परमाणु से मिलकर बनती है। मानव स्वभाव का एक पक्षीय विश्लेषण करना गलत कि जो मनुष्य इतना खराब था वो अचानक कैसे सही हो गया। प्राकृतिक दशा इतनी खराब थी तो मनुष्य आपस में विद्वेष रखते, अच्छाई का पालन क्यों रखने लगे। मनुष्य में विवेक है, बुद्धि है, लेकिन उसका कोई स्थान अधीनस्थ है उसका स्थान इस अधीनस्थ का है। विवेकी प्राणी कभी भी विकृत प्राकृतिक दशा में नहीं रह सकता, और अगर रह रहा है तो उससे निकल भी सकता है। मानवीय समानता एवं संप्रभुता की विशिष्ट कार्य निरंकुशतावादी का आधुनिक आलोचक आलोचना करते हैं। होब्स अराजकता से बचने का एकमात्र विकल्प निरंकुश शासन को मानता है।